आज मैं बात करूंगा सरदार पटेल साहब की, भारत के लौह पुरुष की, भारत के बिस्मार्क की, भारत के उस सरदार की जब बारदोली सत्याग्रह के दौरान जब 30% कर वृद्धि से परेशान होकर और जब गांधी जी को नेतृत्व सौंपा गया और गांधी जी ने सौंपा था सरदार पटेल को, और सरदार पटेल ने जब वहां की महिलाओं का दिल जीता और उस सत्याग्रह को सफल किया, तब उनका नाम पड़ा सरदार। इस सरदार ने पूरे भारत के दिलों में राज कैसे बनाए। ये कोई सामान्य बालक नहीं था, ये कोई सामान्य नेता नहीं थे, ये गरीब परिवार में पैदा होने वाले सरदार। जब पढ़ाई के लिए एक सपना सोचा कि मुझे वकील बनना है, लेकिन गरीबी आगे आ गई। बहुत से स्टूडेंट होते हैं आप में से जो गरीबी की वजह से और अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। इन्होंने एक वकील मित्र की किताबें ली और किताबों से हस्तलिखित नोट्स बना डाले और उन नोट्सों से पूरी पढ़ाई कर डाली। साहब, आपको सामान्य किताबों से नोट्स बनाते हुए जोर आता है, उसने पूरी वकालत की, सभी उधार ली हुई किताबों में से नोट्स बना के वकालत पूरी करने वाले सरदार। देखिए, सुनिए इनके जीवन की वो चीजें, इनके जीवन के वो घटनाएं जो आपको बताएंगे कि वास्तव में वो पटेल वास्तव में क्या थे। 1909 में जब वो जिरह कर रहे थे वकालत की, कर्तव्य के प्रति समर्पण देखिए आप। ये समर्पण जिस दिन आप अपनी पढ़ाई के प्रति ले आए कि 1909 में जब जिरह कर रहे थे, कोर्ट में पता चला कि पत्नी का देहांत हो गया। सोचिए उस इंसान के साथ क्या बीती होगी जिसकी धर्म पत्नी उसको छोड़ के चला जाए। क्या वो बोलने की स्थिति में रहेगा? नहीं। आप में से कई बच्चे कहते हैं मुझे कि सर परिवार में शादी है, अब क्या होगा। मतलब छोटी सी घटनाओं से कर्तव्य पथ से विचलित होना शुरू कर देते हो, लेकिन उनके लिए तो सबसे बड़ा उनका कर्तव्य था, राष्ट्र था। और वो घंटे, वो जिरह के समय को उन्होंने छोड़ा नहीं। 2 घंटे लगातार वो जिरह करते रहे, जबकि पत्नी का दर्द अंदर भरा पड़ा था। 2 घंटे बाद जब पूरा केस पूरा हुआ, उसके बाद उन्होंने बताया कि उनकी धर्म पत्नी संसार को छोड़ के चली गई। सोचिए, ये समर्पण आप में है। यदि ये समर्पण पढ़ाई के प्रति नहीं है आपका, तो उम्मीदें मत करना साहब। हर कोई पटेल नहीं हो सकता, हर कोई सरदार नहीं हो सकता, हर कोई लौह पुरुष नहीं कहला सकता। जब देश को आजाद करने की बात कही हो, चाहे और कोई बात हो, देखिए त्याग और समर्पण की मूर्ति देखिए। जब पता था कि देश के प्रधानमंत्री पद के मनोनयन चयन की बात आ रही थी, सबको था कि सरदार पटेल बनेंगे। 15 में से 12 कांग्रेस कमेटियां इस बात के लिए सहमत थी कि सरदार पटेल बन जाएं। लेकिन जब गांधी जी को लगा कि यदि नहीं बनाया नेहरू जी को तो कुछ दिक्कतें होंगी, और जब नेहरू जी को उन्होंने आगे किया, सरदार पटेल ने स्वीकार किया त्याग और समर्पण का अनूठा उदाहरण। क्योंकि उन्होंने कहा था बाद में कि मेरे लिए मेरा मुल्क महत्वपूर्ण है, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरा मुल्क टूटे, मेरी पार्टी टूटे। और बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ उप प्रधानमंत्री पद को सुघोषित किए। उनके सामने चुनौती क्या पेश थी? उनके सामने चुनौती थी 562 देशी रियासतों को एक करना। अरे 562 देशी रियासतें नहीं थी वो 562 बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी। उनके अंदर हजारों स्वार्थ छुपे हुए थे। उनमें विदेशी शक्तियों के सपोर्ट से उनको विखंडित करने का प्रयास था, देश की एकता और अखंडता को बटोरने का प्रयास था। सामान्य छोटा सा लक्ष्य होता है और रोने लग जाते हो कि सर तबीयत खराब हो गई, क्या करूं। एक चुनौती के सामने घुटने टेकने लग जाते हो। अरे वो तो 562 चुनौतियां थी। जिस काम को अशोक नहीं कर पाया, जिस काम को अकबर नहीं कर पाया, हम कहते हैं ना अशोक महान, अकबर महान। अरे महान ये शख्सियत थी जिसने उस अखंड भारत का निर्माण किया और उन 562 देशी रियासतों में निजी स्वार्थों को समाप्त करते हुए ऐसी दूरदर्शिता से संपूर्ण भारत को एक अखंड भारत के रूप में निर्माण करके आज उस गौरवशाली भारत का निर्माण करने वाला वो सरदार था। सामान्य चुनौतियों से घबराना छोड़ दीजिए कि जब चुनौतियों के सामने सीना तान के खड़े हो जाते हो, जज्बा और इच्छा शक्ति जो सरदार पटेल में थी, जिस दिन लेके खड़े हो गए ना, उस दिन आप में भी पटेल जन्म लेना शुरू कर देगा। उनके जीवन की छोटी सी घटना आपके साथ आज बताना चाहूंगा। उनके इस जन्म उत्सव के अवसर पे कैसे प्रेरणादायक है हम विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए। समर्पण देखिए आप, दूरदर्शिता देखिए उनके जीवन के। अपन लोग कहते हैं ना आज के नेता, अरे उन नेताओं ने जिस दिन सरदार पटेल साहब के गुणों को धारण कर लिया ना, उस दिन देखना आप कायाकल्प हो जाएगा। इतनी गजब की दूरदर्शिता किसी में नहीं। आज चाहे हम उनकी मूर्तियां बनाएं, चाहे कुछ भी करें, जब तक उनके जीवन के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना भी अपनी मूर्खता है।
एक गुण को अपने देश के नेता या कोई व्यक्ति जिस दिन अपनाएगा वो वास्तव में उनके जीवन के प्रति श्रद्धांजलि होगी। उनको लगेगा कि हाँ, ये मेरी भारत भूमि है जहां मेरे गुण को अपनाने की कोशिश की गई। दूरदर्शिता देखिए उनकी। चीन के प्रति उन्होंने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री को आगाह कर दिया था अपनी मृत्यु से पहले कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी दिक्कतें साबित होगा। तो कि आज देखिए चीन हमारे साथ क्या कर रहा। उस समय क्या हुआ 1962 में, उस बात को उन्होंने बहुत पहले व्यक्त कर दिया। कितनी गजब की दूरदर्शिता कि आज के नेताओं में दिखती है नहीं। उनके जीवन का एक छोटा सा प्रसंग था, मुझे बेहद अच्छा लगा कि देखिए हम छोटी छोटी बातों पे हम जब अहंकार के अंतर्गत, भोग विलास के अंतर्गत अपन कितना बड़ा दिखावा करते हैं। उस व्यक्ति के जीवन की घटना सुनिएगा। महावीर साहित्य तिवारी की किताब है, उनसे ये लिया गया प्रसंग है कि उनके घर पे पहुंचते हैं। मणिबेन जो उनकी बेटी है वो उनकी सेवा कर रही थी, उनको दवाई पिला रही थी। उसी समय का प्रसंग है कि जो मणिबेन थी उसने जो साड़ी पहन रखी थी उसमें अपने बोलते हैं क्या लगाना, बीच में अपन दूसरे कपड़े का लगाते हैं ना, कारी बोल दो और कुछ बोल दो, थेपड़ी लगा रखी। तो उन्होंने व्यंग्यावश कह दिया कि एक अखंड भारत का निर्माण करने वाले पिता की बेटी जिसने थेपड़ी लगी साड़ी पहन रखी है। तो उसी समय सुशीला नायर जी पास में बैठी थी। उन्होंने कहा, आपको पता है कि मणिबेन जिस चरखे से सूत काटती है उसी सूत से इनके कपड़े बनते हैं। किनके? पटेल साहब के। दुकान से कपड़े खरीदने की इतनी हैसियत नहीं थी और ना खरीदते थे। उन कपड़ों से बने कपड़ों को धोती कुर्ता वो पहनते थे और जब वो धोती कुर्ता फट जाते थे, उन फटे हुए धोती और कुर्ते से अपनी साड़ी और कुर्ती कौन बनाती थी? उनकी बेटी मणिबेन, और उनको पहनती थी। सोचिए, देश का उप प्रधानमंत्री और उसकी बेटी थेपड़ी लगे साड़ी को पहन के जब इतना गर्व महसूस करती है उस देश में। सोचिए, उस देश के ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूं, उनकी सोच की और उसकी संतान की सोच को। आज हम दिखाओ में जीवन जी रहे हैं। जरूरत है उनके उस त्याग और निष्ठा को अपनाने की। जरूरत है उनके जीवन से एक सकारात्मक संदेश लेते हुए उस इच्छा शक्ति को पैदा करने की कि चुनौतियां आएंगी, चुनौतियां हैं और आएंगी, लेकिन जिस दिन चुनौतियों के सामने उस लोहा पुरुष की तरह सीना तान के खड़े हो जाओगे तो जैसे पूरा भारत अखंड हुआ, उस दिन आपके व्यक्तित्व का भी एक अखंड व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा। यही तो है, उन्होंने तो पूरे भारत का निर्माण किया और हमारे सामने हमारे जीवन रूपी केंद्र रूपी एक चुनौती आती है और आप हारने लग जाते हो, आप रोने की बात करने लग जाते हो कि सब अवसाद आ रहा है, तनाव आ रहा है। अरे उस व्यक्ति के सामने कितने चैलेंज थे, 562 रियासतों के शासकों की महत्वाकांक्षाएं थी, लेकिन उसने कहा था कि मैं पूरे भारत को एक सूत्र में बांध के ही रखूंगा, तब तक रुकूंगा नहीं, और अपना वादा पूरा किया। ऐसे भारत भूमि में जन्मे ऐसे महापुरुषों से हमें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है।